स्टूडेंट वेलकम टू आवर एसडी ट्यूटोरियल। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन सभी जीवों की वैरायटी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। लेकिन इतने सारे ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए साइंटिस्ट ने उनको क्या किया? आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया और नाम देना और ग्रुप्स में डिवाइड करने का एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, साइंटिस्ट कैसे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। ये चैप्टर बायोलॉजी का एक बेसिक फाउंडेशन है जो हमें पूरे लिविंग वर्ल्ड को समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। ओके बच्चों, तो आज हम बच्चों बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं। ये आपके लिविंग वर्ल्ड में चैप्टर में से एक पॉइंट है। ओके बच्चों, तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फर्स्टली हम देखते हैं कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हो। आप सभी को पता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसा हुआ, अर्थ कैसे फॉर्म हुई। सबसे पहले तो अर्थ फॉर्मेशन हुआ होगा, उसके बाद लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा। अर्थ फॉर्मेशन हमने देखा 10th स्टैंडर्ड में कैसे एक अर्थ क्या थी, आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे वो कूल डाउन हो गई, फिर उसमें वाटर का फॉर्मेशन हो गया। देन क्लाइमेट्स में डिफरेंट टाइप के चेंजेस होने लगे, गैसेस प्रोड्यूस होने लगे, और उसके बाद फिर क्या हुआ? लाइफ का फॉर्मेशन हुआ। हमने देखा कि एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर फॉर्म हुआ और फिर लाइफ फॉर्मेशन हो गई। हमने ये सब देखा है। ओके बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ लाइफ हमने देखी कि कैसे वो वाटर में फर्स्ट लाइफ फॉर्मेशन है। वो फर्स्ट लाइफ फॉर्मेशन है, वो कैसे फॉर्म हो, उसको भी एक क्या बोलते हैं, उसको भी एक इन्वायरमेंट मिला होगा कि वो सर्वाइव कर सके उस इन्वायरमेंट में। तो ऐसा इन्वायरमेंट तैयार हुआ होगा, इस वजह से वो क्या हुआ, वो प्रोड्यूस और उसने सर्वाइव कर सका। ओके बच्चों, तो इसको हम अब क्या बोलते हैं कि एक लाइफ फॉर्म हो, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। ये सब हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ओके, देन आज हम देखते हैं कि अर्थ क्या है? बायोटिक अनबायोटिक फैक्टर से बने वाली है। फर्स्टली हम देखेंगे कि आप सभी को तो पता होगा बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर कौन से होते हैं। पता है आप सबको? मुझे कमेंट करके ज़रा बताना तो कौन से होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। चलो हम देख देंगे। ओके, बायोटिक फैक्टर मतलब कौन से होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? बायोटिक फैक्टर बोलते हैं। और अबायोटिक फैक्टर किसको बोलते हैं हम? जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल। अबायोटिक फैक्टर क्या है? अबायोटिक फैक्टर दिस सपोर्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइव। लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए अबायोटिक फैक्टर इज इम्पोर्टेंट बच्चों। समझो, जब पानी ही नहीं होता, वाटर ही नहीं होता, तो उसमें लाइफ फॉर्मेशन होती क्या? नहीं होती। उसके बाद लाइफ तो फॉर्मेशन हो गई पानी की वजह से, और जब गैसेस बने डिफरेंट टाइप के, तो गैसेस में क्या हुआ? डिफरेंट टाइप की गैसेस होंगे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से क्या हुआ? वो सर्वाइव कर सके। हम भी देखो बच्चों, पानी ही नहीं होगा तो हम जिंदा रह पाएंगे क्या? पानी का अबायोटिक फैक्टर है ना एक, उस वो है, इसलिए हमें, नहीं तो हम सर्वाइव कर पाएंगे क्या? नहीं। इसी वजह से ही अबायोटिक फैक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू लिविंग फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनिमल प्लांट्स हो गए, सबको क्या लगता है? अबायोटिक फैक्टर लगता है बच्चों। ओके, देन लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस टू बॉन्ड टू सर्वाइव। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एट बॉन्ड टू सर्वाइव। हम देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। लिविंग थिंग्स आप सबको पता है। लिविंग थिंग्स मतलब कौन से? जो जिंदा है, और हम सब लिविंग थिंग्स, उसमें सब आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, प्लांट्स, एनिमल, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हो गए। तो उसको सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है लिविंग थिंग्स को? आपको पता है लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? एक इन्वायरमेंट
प्रोड्यूस करते हैं रहने के लिए, उनको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उस इन्वायरमेंट में वो क्या कर पाते हैं, फिर सर्वाइव कर पाते हैं। ओके बच्चों, लिविंग थिंग्स मैं एक आपको एग्जांपल के तौर से समझाती हूँ। हमने आप सब ने अलगी देखा है। अलगी मतलब जो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है बच्चों, मानसून के टाइम में मानसून के टाइम में वो दिखता है। ओके, ग्रीन कलर का होता है, अलगी बोलते हैं हम उसे। वो ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा वाटर होता है वहाँ पे वो ग्रो ज़्यादा करता है। तो बच्चों आपने देखा होगा ये अलगी आपको अभी दिखता है समर में या विंटर में दिखता है? नहीं दिखता, नहीं ना वो। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको एक इन्वायरमेंट लगता है, इनको एक टाइप का एक इन्वायरमेंट लगता है। वो वाटर होगा, वो जहाँ वाटर है वहाँ ही वो ग्रो होंगे। तो वैसे ही हमारे लिविंग थिंग्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन्वायरमेंट टू बॉर्न टू सर्वाइव। ओके, देन सर्वाइवर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ये क्या बोलते हैं, हमको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको? हम जो फूड इंटेक करते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, फूड इंटेक करते हैं इस वजह से हमें क्या मिलता है, एनर्जी एक प्रकार से मिलती है। लेकिन एनर्जी हम जो फूड खाते हैं उससे कैसे मिलती है एनर्जी, इस प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म मेनली टू प्रोसेस में होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म एंड वन होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो हम ईट करते हैं, फूड खाते हैं, उसमें क्या हम खाते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं ना, वो जो हम खाते हैं, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। फिर कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उसको क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। एंड ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, वो हमारे सेल तक पहुंच जाते हैं और हमको क्या फिर मिलती है, एनर्जी उससे मिलती है। सेल्स तक पहुंचाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या है, मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। अब जो बचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एनर्जी पास करने, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर जो मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं इसमें, तो उसको उसी से न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके बच्चों, आया समझ में, मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ओके बच्चों, ध्यान में रखो, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ओके, देन बच्चों हमको सबको पता है, हम कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो साइज में बड़ा होगा, उसकी साइज इंक्रीज होती है। कोई एक जैसा रहता है क्या, नहीं रहता। हमारे एग्जाम्पल देख रहा हूँ, हम जो छोटे थे, जब पैदा होते थे हम कितने कितने छोटे थे, हम 1-2 किलो के 2 किलो के होंगे। लेकिन आज हम क्या हुए, बड़े हुए, ग्रोथ हुई हमारी। तो वैसे ही होता है, फ्रॉम बर्थ टू ग्रो। ऑर्गेनिज्म की एक टाइम लिमिट तक क्या होती है, ग्रोथ होती है बच्चों। ओके, उसमें सब ग्रोथ होती है, और ह्यूमन की होगी, एनिमल्स, प्लांट्स, सब ग्रो करते हैं, एक लिमिट तक ग्रो करते हैं। देखो हम क्या है, हम जब 16-17 थे तक हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी बॉडी का साइज बढ़ता है। ओके बच्चों, तो उसके साथ साथ हमारे जो अंदर ऑर्गन होते हैं वो भी, उनकी भी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, ब्रेन हो गया, ब्रेन वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, ब्रेन में डेवलपमेंट होती है। ओके, डिफरेंट ऑर्गन है वो, उनकी भी साइज बढ़ती है, बट ये सब एक लिमिट तक होता है। और उसके बाद होता है क्या, हम देखते कि कुछ लोग बहुत हेल्दी होते हैं या कुछ वीक होते हैं, तो उनका अंदर के ऑर्गन वीक है, या जो हेल्दी है उनके अंदर के ऑर्गन की साइज़ बड़ी है, ये सब हम बोल पाते हैं क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑर्गन जितने की जितने ही रहते, जितनी उनकी साइज़ होती है उतने ही रहते। जो फैटी लोग होते हैं तो उनके अंदर फिर क्या होता है, फैट फैट डेवलप होता है, एंड फैट होने की वजह से वो फैट बढ़ता है उनके अंदर। उनके ऑर्गन की साइज़ बढ़ती है क्या, नहीं बढ़ती, एक लिमिट तक ही ऑर्गन की साइज़ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है ह्यूमन की। ओके बच्चों, आया समझ में। एंड ये सब ना किस पे डिपेंड है, ये सब डिपेंड्स जेनेटिक्स, जीन्स डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स। ओके, देन ग्रोथ ऑकर सर्टन पीरियड है, देखा हमने क्या, हमारी ग्रोथ क्या होती है,
सर्टन पीरियड तक ही ग्रो कर पाते हैं हम। देन आफ्टर सर्टन टाइम ऑर्गन स्टॉप ग्रोइंग। आफ्टर सर्टन टाइम, एक टाइम के बाद ऑर्गन ग्रो होते हैं क्या? नहीं होते। और उसी के साथ एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। हम देखते हैं हम जैसे जैसे बड़े बड़े होते तब से तैसे हमारे एक लिमिट तक हम ग्रो होते हैं, फिर स्टॉप होते हैं, हम हेल्दी रहते हैं। 50-60 के होने के बाद फिर क्या होता है, हमारी एजिंग प्रोसेस चालू हो जाती है। और हम जैसे जैसे बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारे अंदर के ऑर्गन भी क्या होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं। और उनकी भी एक कैपेसिटी ख़त्म होती है और धीरे 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 ऑर्गन की भी एजिंग होनी चालू हो जाती है। ओके बच्चों, आया समझ में? ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स है लाइफ आपके। आगे भी हम देखने वाले कौन से हैं, तो चलो आगे देखते हैं। सॉरी, बट लाइफ हैज़ टू कंटिन्यूस, हेंस ओके रिप्रोडक्शन। लाइफ कंटिन्यू रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। हम सबको पता है रिप्रोडक्शन करते हैं तो एक लाइफ से एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए क्या रखना है हमको? ह्यूमन को कंटिन्यू रखना है, या बर्ड्स हो गए कौन थे, तो हमारे उसके लिए क्या ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। और रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ये दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? जिसमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब आपने 10th में भी पढ़ा होगा, मैं अभी भी बताती हूँ। जिसमें गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? जिसमें गैमेट्स प्रेजेंट होती है क्या? नहीं रहती, इसको हम क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, इफ़ मेटाबॉलिज्म स्टॉप ऑर्गेनिज्म डाई। हमने देखा है हमारे अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, हमारे अंदर जो हमारा हार्ट होता है, ब्रेन होता है, हम जब से बॉर्न हुए तब से वो चालू है। बंद हुए एक दिन भी? बंद हुए तो हम ही बंद हो जाएंगे फिर, है क्या नहीं? तो जब तक हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चालू है, हमारे अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन चालू होगा, तब तक हम क्या है? जिंदा रह पाएंगे। ओके बच्चों, और फिर सब बंद, एनर्जी बंद होगी, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस ही बंद हो गया, और ऑर्गन भी हमारे एक एक बंद हो गए, तो हम रह पाएंगे? सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इफ मेटाबॉलिज्म स्टॉप ऑर्गेनिज्म मीन्स डाई। लिविंग बींग रिस्पॉन्ड टू थर्मल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। हमने देखा ह्यूमन बींग क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं हर एक चीज़ को। जैसे कि थर्मल टेम्परेचर को हो गया, रिस्पॉन्स करते हैं, हमें ठंड लगती है, गर्म लगते हैं। ओके, देन केमिकल चेंजेस को भी हम रिएक्ट करते हैं। और बायोलॉजिकल चेंजेस, हमारे इसमें बायोलॉजिकल भी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसकी वजह से हमारे मूड स्विंग्स होते हैं। ये सब किस वजह से होते हैं? इस चेंजेस की वजह से ही होते हैं। ओके बच्चों, ह्यूज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूज टाइप की डाइवर्सिटी हमने देखा। डिफरेंट टाइप्स की, मिलियंस टाइप का प्लांट्स प्रेजेंट है। ओके बच्चों, एनिमल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूज डाइवर्सिटी। हम वो पढ़ने वाले हैं, आगे भी आपको इन डिटेल हमें सब बताऊंगी और इन ईजी है। ओके बच्चों, टू अंडरस्टैंड इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टमेटिक स्टडी इज एसेंशियल। तो हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटर रिलेशन क्या है, एक कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कैसे नहीं, ये स्टडी करने के लिए हमें सिस्टमेटिक स्टडी करना ज़रूरी है। ओके बच्चों, समझ में आया कि क्यों ज़रूरी है हमें सिस्टमेटिक स्टडी करना? ओके, तो हम नेक्स्ट देखेंगे कि आपके आगे क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स, कि कौन कौन से टाइप के टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। इसमें हम क्या करने के, इसमें हम पढ़ने वाले डाइवर्सिटी टेक्सोनॉमिकल एड्स कैन बी यूज्ड। ओके, कि कौन कौन से टाइप की डाइवर्सिटी होती है, टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, बायोडाइवर्सिटी एंड पार्क्स। बच्चों ये सब हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। ओके, इतना याद रखो, इसको रिवीजन करो, एक बार जाके बुक में देख लो। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको इस आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, और न्यू वीडियो में हम ये सब देखने वाले टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन कौन से। तो ओके, बाय।